चलिए, आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। एक ऐसी सभ्यता की दुनिया में जो बहुत एडवांस थी, लेकिन फिर कहीं खो गई। ये कहानी है सिंधु घाटी के खोए हुए शहरों की। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल मन में आता है। आखिर हमें इन पुराने टूटे-फूटे खंडहरों की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्या रखा है इनमें? यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल को आज हमारे लिए जरूरी बना देता है। देखिए, ये सब नजरिए की बात है। जसपाल और हरप्रीत नाम के दो बच्चों के लिए उनके घर के पास का वो खंडहर बस एक डरावना भुतुआ घर था। लेकिन जब कुछ और लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने उन दीवारों में छिपी खूबसूरती देखी। वहां की वास्तुकला, वो बारीक नक्काशी, उन्हें उसमें कहानी नजर आई। और बस यहीं से हमारा सफर भी शुरू होता है। क्योंकि अक्सर ये जो पुरानी इमारतें होती हैं ना, ये अपनी एक कहानी कहती हैं। हमें बस उससे सुनने की जरूरत होती है। और हड़प्पा की कहानी तो कोई आम कहानी है ही नहीं। ये एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता की कहानी है जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक से दुनिया के सामने आ गई। किस्सा कुछ यूं है कि आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब इंजीनियरों को पटरी के नीचे बिछाने के लिए अच्छी पक्की ईंटों की जरूरत थी। उन्हें पास में ही एक टीला दिखा जो बढ़िया ईंटों से भरा पड़ा था। उन्होंने सोचा, वाह क्या किस्मत है, और वहां से हजारों ईंटें उखाड़कर ले गए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसे सिर्फ ईंटों का ढेर समझ रहे हैं, वो असल में इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिमाग घुमा देती है। ये शहर लगभग 4700 साल पहले अपने चरम पे थे, फिर सदियों तक गुमनाम रहे, फिर लगभग 150 साल पहले रेलवे इंजीनियरों ने अनजाने में इन्हें खोजा, और उसके भी कई साल बाद, करीब 80 साल पहले जाकर पुरातत्वविदों ने इनकी असली अहमियत को पहचाना। मतलब हजारों साल तक ये सभ्यता बस खोई हुई थी। और विडंबना देखिए, जिन ईंटों की बेहतरीन क्वालिटी की वजह से ये शहर हजारों साल तक बचे रहे, वही क्वालिटी उनके विनाश का कारण बन गई। वो ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थी कि इंजीनियर उन्हें इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाए। और इस तरह अनजाने में इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेल की पटरियों के नीचे दफन हो गया। तो चलिए अब इस खोज की कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो उन्हें इन खंडरों के अंदर मिला क्या। जो सबसे पहली चीज हैरान करती है वो है इन शहरों की प्लानिंग। ये शहर ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे, नहीं, इन्हें बाकायदा दो हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्सा था जो पश्चिम में था, छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, इसे कहते थे नगर दुर्ग। और दूसरा हिस्सा पूर्व में था, जो बड़ा था और निचले इलाके में था, इसे कहते थे निचला नगर। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय, सोची समझी अर्बन प्लानिंग थी। और ये जो ऊंचाई वाला हिस्सा था, यानी नगर दुर्ग, वहां कुछ बहुत ही खास इमारतें थीं, जैसे मोहनजोदाड़ो में मिला ये महान स्नानागार। ये कोई मामूली तालाब नहीं था। इसे पक्की ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर तारकोल की एक परत भी चढ़ाई गई थी। सोचिए, उस जमाने में वाटरप्रूफिंग। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शायद कुछ खास लोग खास मौकों पर स्नान करते थे। पर उनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ यहीं तक नहीं था। जरा इनकी नालियों को देखिए। आज के मॉडर्न शहरों की तरह इनके पास ढकी हुई नालियां थीं, बिल्कुल सीधी लाइनों में बनी हुई। हर नाली में एक हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। और तो और, सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स भी बने हुए थे। ये हजारों साल पहले की बात है। और ये प्लानिंग सिर्फ सार्वजनिक जगहों पर नहीं थी। कई घरों में तो अपना अलग बाथरूम होता था और कुछ घरों में तो पानी के लिए अपना कुआं तक था। ये दिखाता है कि उनके लिए सफाई और सुविधा कितनी मायने रखती थी। तो शहर तो बड़े कमाल के थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन शहरों में रहने वाले लोग कौन थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। ऐसा लगता है कि ये शहर काफी चहल पहल वाले रहे होंगे। यहाँ शायद शासक रहते थे जो इन शानदार शहरों की योजना बनाते थे और दूर दूर से कीमती सामान मंगवाते थे। यहाँ लिपिक भी थे जो मोहरों पर कुछ लिखते थे। और हाँ, यहाँ ढेर सारे शिल्पकार भी थे, महिलाएं और पुरुष दोनों, जो तरह तरह की चीजें बनाते थे।
और उनकी कला में ये समाज साफ झलकता है। एक तरफ हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की ये पत्थर की मूर्ति मिलती है, देखिए कितनी बारीकी से इसे तराशा गया है, और दूसरी तरफ हमें मिलते हैं मिट्टी के बने ये छोटे छोटे प्यारे से खिलौने जिनसे शायद वहाँ के बच्चे खेलते होंगे। मतलब बड़े लोगों की दुनिया और बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ, दोनों के सबूत मिलते हैं। और ये शहर दुनिया से कटे हुए नहीं थे, ये तो उस जमाने के बड़े ट्रेड सेंटर थे। तांबा आता था आज के राजस्थान और ओमान से, टिन आता था ईरान और अफगानिस्तान से, सोना आता था कर्नाटक से, और कीमती पत्थर गुजरात और ईरान जैसी जगहों से। मतलब ये दुनिया से जुड़े हुए थे। ये सिर्फ सामान का नहीं, बल्कि शायद विचारों का भी लेन देन था। हमने इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता आज भी रहस्यों से भरी हुई है, खासकर वो रहस्य जो पत्थरों में उकेरे गए हैं और आज तक कोई समझ नहीं पाया। जैसे कि ये एक हड़प्पा की मोहर है। इस पर जानवरों के चित्र बने हैं और ऊपर कुछ निशान हैं। ये निशान ही उनकी लिखावट है, उनकी लिपि। और ये इस पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का सबसे पुराना सबूत है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है, तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। हम नहीं जानते कि इन निशानों का क्या मतलब है। उनकी कहानियां, उनके राजाओं के नाम, उनका इतिहास, सब कुछ इन छोटे छोटे निशानों में कैद है और उसकी चाबी हमारे पास नहीं है। और यही बात हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है कि हम इन खंडरों की परवाह क्यों करें? क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास हर जगह है, हमारे पैरों के ठीक नीचे भी। और कौन जाने अभी कितनी और ऐसी अनकही कहानियां अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।